एक जासूसी ही ऐसा पेशा है जिसमें जासूस का नाम अगर कभी लोकप्रिय होगा तो वो सिर्फ तभी होगा जब वो पकड़ा जाएगा। एक अच्छे जासूस की पहचान ही इससे होती है कि वो कभी अपनी पहचान डिस्क्लोज करे बिना ही ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी कर ले। आज की हमारी कहानी भी ऐसे ही एक जासूस की है जिनकी जिंदगी पर ही जॉन अब्राहम की नई फिल्म रॉबी बनी है। और दोस्तों, जिस तरह से जासूसी को एकता टाइगर जैसी फिल्मों में दिखाया गया है वो बिल्कुल भी रियल नहीं है। असल में इनकी जॉब बहुत ज्यादा इंटेंस और सीरियस होती है। ऐसा मेरा नहीं बल्कि खुद रॉ एजेंट्स का कहना है। जिस जासूस की आज हम बात करेंगे उनका नाम है रविंद्र कौशिक। इनकी कहानी में सबसे बड़ी बात यह है कि ये खुद की नहीं बल्कि किसी और की गलती से पकड़े गए थे। इन्होंने जिस निडरता और साहस से हमारे देश को जरूरी जानकारी दी थी ऐसा बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। रविंद्र कौशिक राजस्थान के श्री गंगानगर में रहते थे। उनका जन्म 11 अप्रैल 1952 को हुआ था। उनके पिता इंडियन एयरफोर्स में थे और इसी वजह से रविंद्र के अंदर भी कहीं ना कहीं एक आवाज थी जो उन्हें उनकी देशभक्ति की याद दिलाती रहती थी। सरकारी स्कूल से पढ़ाई करने के बाद रविंद्र ने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। रविंद्र को थिएटर और नाटकों से बहुत लगाव था। वे अपने कॉलेज के नाटकों में अक्सर हिस्सा लेते रहते थे और वो अपनी एक्टिंग और मिमिक्री के लिए पूरे इलाके में जाने जाते थे। इसी समय पर रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जासूसों की तलाश में थे जो पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान की कीमती जानकारी लाकर दे सकें। इसीलिए उन्हें बेहद प्रोफेशनल और ऐसे लोगों की जरूरत थी जो देश के लिए जान देने को तैयार हों। एक ऐसे ही खुफिया ऑफिसर की नजर पड़ी रविंद्र पे जब वो एक नाटक में एक्टिंग कर रहे थे। उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि उन्होंने रविंद्र के बारे में अपने सीनियर्स को बताया। कुछ ही दिनों में रॉ के सीनियर ऑफिसर्स ने आकर रविंद्र की कला पर नजर डाली। वो रविंद्र की एक्टिंग से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे। उन्होंने रविंद्र को अपने मिशन के बारे में बताया। रविंद्र पहले तो बहुत ज्यादा शॉक थे, पर कुछ ही दिनों में उन्हें एहसास हुआ कि यही वो समय है जब उन्हें अपनी देशभक्ति वाली आवाज को सुनकर आगे जाना होगा। उन्होंने इस मिशन पर आने को हाँ कर दी। पाकिस्तान जाने से पहले उन्हें अपनी ट्रेनिंग दिल्ली में लेनी थी। उन्होंने अपने पिता को कहा कि उन्हें दिल्ली में एक नौकरी मिली है और अब से उन्हें वहीं रहना होगा। दिल्ली जाकर उन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। उन्हें पूरी तरह से इस्लाम से रूबरू होना था, इस्लाम के हर मायने को समझना था। उन्होंने उर्दू सीखी, अपनी हैंड राइटिंग बदली और यहाँ तक कि उनके लिए खतना भी करवा लिया। उन्हें अपनी भाषा को भी बदलना था क्योंकि पाकिस्तानियों का एक्सेंट हिंदुस्तानियों से काफी अलग होता है। 1974 में उन्हें फाइनली पाकिस्तान भेजा गया। उनका नाम बदलकर नाबी अहमद शकीर रख दिया गया और उन्होंने इस्लामाबाद में रहना शुरू कर दिया। वहाँ के कल्चर में घुल मिलने के लिए उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लिया और LLB की पढ़ाई करने लगे। उन्होंने पाकिस्तान की एक लड़की अमानत से शादी भी कर ली जो कि पाकिस्तान के एक बड़े घराने से थी। उन्हें अमानत से एक बच्चा भी हुआ। इसी बीच वो 3 से 4 बार भारत भी आए। भारत आने के लिए वे पहले पाकिस्तान से दुबई जाते थे और फिर दुबई से दिल्ली आते थे। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन कर ली और पाकिस्तानी आर्मी में काम करने लगे। यहीं से वे छोटी छोटी जानकारी भारत को देते भी रहते थे। अच्छी एजुकेशन की वजह से पाकिस्तान आर्मी ने उन्हें बहुत जल्द प्रमोट भी कर दिया था। अब वो पाकिस्तान आर्मी के मेजर बन गए थे। इतनी सीनियर पोजीशन पर पहुंचने के बाद उन्हें पाकिस्तान आर्मी के बारे में बहुत सारी डिटेल्स मालूम पड़ने लगी थी। इसी बीच पाकिस्तान आर्मी कई बार इंडिया पर राजस्थान बॉर्डर के जरिए अटैक्स प्लान किया करती थी, पर रविंद्र उन अटैक्स के बारे में पहले ही इंडिया को सूचित कर देते थे, जिससे हर बार इंडियन आर्मी पाकिस्तान के इन प्लान्स को ध्वस्त कर देती थी। उन्होंने कई बार पाकिस्तान की टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन भारत को देकर भारत को हर लड़ाई में पाकिस्तान से एक कदम आगे लाकर खड़ा कर दिया था। 1979 में उन्होंने एक बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव जानकारी भारत को दी। इसी के बाद उनका कोड नेम रखा गया ब्लैक टाइगर। कहा जाता है कि उनका ये नाम उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने रखा था। रविंद्र ने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज कर लिया था। इसी के बाद रॉ ने एक और एजेंट को पाकिस्तान भेजा जिनका नाम था इनियात मसीहा। उन्हें रविंद्र से टच में रहने को कहा गया था, पर दुर्भाग्यवश ये जासूस पाकिस्तानी आर्मी द्वारा पकड़ा गया और पकड़े जाने के बाद जो टॉर्चर ये लोग करते हैं उसके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। बाहरी टॉर्चर से गुजरकर इनियात ने पाकिस्तान को अपने प्लान के बारे में सब बता दिया और उन्होंने रविंद्र कौशिक के बारे में भी बता दिया। पता चलते ही रविंद्र को अरेस्ट कर लिया गया था और अगले 2 सालों तक उन्हें पाकिस्तान आर्मी द्वारा खूब टॉर्चर किया गया। भारी टॉर्चर से गुजरने के बावजूद भी रविंद्र ने कोई सेंसिटिव जानकारी पाकिस्तान को नहीं दी। जब इंडिया से उनके बारे में पूछा गया तो इंडिया ने उन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि ना चाहते हुए भी एक जासूस की जिंदगी के यही उसूल होते हैं। पाकिस्तानी कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई,
पर बाद में उनकी सजा को कम करके उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई। अगले कई सालों तक उन्हें पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में रखा गया और यहीं पर उन्हें अस्थमा और टीबी की बीमारी भी हो गई। जेल में रहकर भी वे अपने परिवार को चिट्ठियां भेजते रहते थे और उन्हीं चिट्ठियों में उन्होंने अपनी सेहत और पाकिस्तानी टॉर्चर के बारे में भी बताया। उनके परिवार वालों ने उनको बचाने के लिए भारतीय गवर्नमेंट को कई लेटर्स लिखे, पर कोई जवाब नहीं आया। उनकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया। उनके पिता की शॉक और हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। इसी समय पर रविंद्र की बीमारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और 21 नवंबर 2000 को उनकी मुल्तान की जेल में मृत्यु हो गई। उनके शव को जेल के पीछे ही दबा दिया गया। दोस्तों, अगर आपको रविंद्र की कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि हमारी जनरेशन को ऐसी कहानियों को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, जिस तरह के ट्रॉमा से वह अपने आखिरी वर्षों में गुजर रहे थे उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और उनकी कहानी सुनकर मुझे कवि की कही हुई एक बात याद आ गई कि देशभक्तों को अक्सर लोग पागल कहते हैं। कह दो उन्हें, सीने पर जो जख्म है सब फूलों के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी रविंद्र कौशिक की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं।